वेलकम टू द SCS एकेडमी। दोस्तों, आज हम संविधान की सीरीज़ में एक महत्वपूर्ण अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो है फेडरल और यूनियन में अंतर और भारत में कौन सी व्यवस्था स्थापित की गई है। भारत में हम जब संविधान को देखते हैं तो उसमें यूनियन शब्द का प्रयोग मिलता है और फेडरल का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि इन दोनों के लिए हिंदी में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों का हिंदी में एक ही शब्द प्रयोग करना संघ और इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होना कई बार हमें संविधान के प्रति या संविधान को की समझ स्थापित करने में समस्या उत्पन्न करता है। तो हम दोनों इन्हीं दो बिंदुओं को व्याख्या और बहुत गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि भारत में कौन सी व्यवस्था है और कौन सा शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जब USA का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं और एक तरफ है इंडिया का, तो USA के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको जो वर्ड मिलता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर यूनाइटेड है और भारतीय संविधान में अंग्रेजी में जो शब्द यूज़ हुआ है वो है यूनियन और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है संघ, जबकि संघ का अंग्रेजी में वास्तविक अर्थ फेडरल होता है। क्या होता है? फेडरल। जब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमेरिका जब आज़ाद हुआ था, जब अमेरिका, यहाँ पे आप देखिए, अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में, तब अमेरिका में 13 प्रांत थे या 13 राज्य थे। अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था। किसकी था? ब्रिटेन की कॉलोनी था और 13 राज्य थे। अब इन 13 राज्यों ने आपसी सहमति से एक कहा कि हम एक परिसंघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परिसंघ। इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। क्या बोलेगा अंग्रेजी में? कॉन्फेडरेशन। मतलब हम 13 राज्य अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हुए कुछ शक्तियां परिसंघ को देते हैं और इसके आधार पर उन्होंने एक परिसंघ की स्थापना की। अवशिष्ट जो शक्तियां होती है वो इन्होंने प्रांतों में समाहित की। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ होता है कि जो विषय केंद्र और राज्य को दिए गए हैं, जिन पे वो कानून बना सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, उसके अलावा ऐसे विषय जिन पे अभी कोई चर्चा नहीं की गई है या जो बाद में महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं या उभरते हैं, तो उसको हम अवशिष्ट विषय कहते हैं, जिनका उल्लेख मूलतः अभी हमने अपने दस्तावेज या फिर संविधान में नहीं किया है और बाद में अगर कोई विषय उभरता है तो वो विषय प्रांतों के अंतर्गत आएगा। अर्थात प्रांत ही उस पर कानून बनाएंगे, उस पर नियम बनाएंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। ये व्यवस्था 13 राज्यों ने अपने स्तर पर की और फिर उसके बाद क्या होता है? फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन होता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद एक संघ की स्थापना होती है, जिसके लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज़ होता है फेडरल। क्या यूज़ होता है? फेडरल। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद वहाँ पर एक सम्मेलन की स्थापना होती है जिसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहते हैं। उसमें फेडरल शब्द का यूज़ होता है और अमेरिका एक फेडरल स्टेट के रूप में उभरता है। किसके रूप में? फेडरल स्टेट के रूप में। यहाँ से ही फेडरल शासन के एक फेडरल स्वरूप की शुरुआत होती है, जिसके लिए हिंदी में जो अनुवाद हुआ वो हुआ संघ। अर्थात शासन के संघीय रूप की शुरुआत होती है यहाँ से अमेरिका में। और इसकी जो विशेषताएं मिली उसमें यह था कि एक केंद्र में सरकार होगी, एक राज्य में होगी, दोनों में शक्तियों का बंटवारा होगा, राज्यों का अपना अस्तित्व होगा, केंद्र का अपना अस्तित्व होगा, राज्य स्वतंत्र होंगे अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए, राज्य जो है वो अवशिष्ट शक्तियाँ अपने अंदर रखेंगे, अर्थात जो भी विषय बाद में उभरता है तो वो राज्य देखेंगे। फेडरल स्टेट के ये विशेष गुण सामने आए। फिर अमेरिका के बारे में जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि यह अविनाशी, कौन से? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात न तो इससे आप अलग हो सकते हो। अर्थात जो अमेरिका का जो वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं,
तो 50 राज्य जो से मिलकर जो ये संघ बनाए, न तो आप इससे अलग हो सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, न ही आपको न ही किसी राज्य को बीच में से तोड़कर एक अलग राज्य बनाया जा सकता है या उसके नाम में बदलाव किया जा सकता है। ऐसा कोई भी अधिकार केंद्र को नहीं है, न ही राज्य को है। राज्य का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और ये सब मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसीलिए चूंकि सभी राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया, इसलिए अमेरिका में जो वर्ड यूज़ हुआ वो हुआ यूनाइटेड। और भारत में राज्यों ने मिलकर संघ नहीं बनाया, भारत एक संघ स्वरूप में था और वहाँ पर शासन संचालन के लिए, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, प्रशासनिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पर हो या भौगोलिक आधार पर हो, राज्यों का निर्माण किया गया और एक भौगोलिक इकाई को विभिन्न राज्यों में बांटकर शासन संचालन करने के लिए हमने राज्यों का निर्माण किया, न कि राज्यों ने आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण किया। इसलिए भारत क्या हुआ, एक यूनियन होता है और अमेरिका जो है यूनाइटेड है, उन राज्यों से मिलकर बना। तो ये जो मूलभूत अंतर था, ये अमेरिका के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है दोस्तों, वो है खिचड़ी की। इस खिचड़ी में हर एक दाने का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन ये सब मिलकर एक खिचड़ी बनाते हैं। तो यही एक प्रतीक के रूप में हम अमेरिका को समझ सकते हैं कि अमेरिका में ये जो छोटे छोटे दाने, ये सब एक राज्य है जो अपना अपना अस्तित्व रखते हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। खिचड़ी इन सब से मिलकर बनती है। जबकि भारत में मैंने ये जो लगाया है, जो शरीर की संरचना है, इसमें कोई भी भाग अलग नहीं हो सकता अपनी इच्छा से। ये पूरा एक शरीर का रूप है भारत। तो इस रूप में हमने समझा कि अमेरिका में कैसे संघीय व्यवस्था उभरी और संघीय व्यवस्था का क्या वास्तविक अर्थ उस समय उभरा। अब हम देखते हैं आगे, भारत में कौन से संघीय व्यवस्था का स्वरूप उभरा। भारत में हम जानते हैं कि भारत में कनाडा के मॉडल को अपनाया गया है। किसके? कनाडा के संघीय शासन के मॉडल को भारत में अपनाया गया, न कि अमेरिका के। अमेरिका की क्यों नहीं अपनाया गया? तो अमेरिका का कुछ अंतर था, वो हमने देख लिया। अब कनाडा का संघीय जो स्वरूप अपनाया और भारत में जो अपनाया, उसके पीछे क्या कारण था? दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, मतलब उपनिवेश था। यहाँ पर 1857 में क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी करती है, जिसमें वह भारत के समस्त राज्यों को 2 भागों में विभाजित करती है। एक राज्य थे ब्रिटिश प्रांत, जिन पे ब्रिटिश का पूरा अधिकार था, ब्रिटिश प्रोविंस। एक थे रियासतें, जिनको कुछ छूट के साथ जिन्होंने ब्रिटेन की अधीनता स्वीकार की हुई थी। तो इस तरीके से 2 राज्य उभरे। फिर कई सारे कानून आए। फिर 1935 का जो कानून महत्वपूर्ण आता है, उसमें भारत को घोषित तौर पर एक फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में ढाला गया। मतलब राज्यों का निर्माण किया गया और राज्यों को कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई। हालांकि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के पास ही रही थी, लेकिन संघीय तंत्र को, मतलब केंद्र सरकार को अपनी शक्तियां थी, राज्यों को अपनी शक्तियां थी। और इस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को हमारे देश में अपनाया गया। इसके बाद क्या होता है कि 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आता है। भारत स्वतंत्र हो जाता है। भारत के स्वतंत्र संविधान सभा के सामने चुनौती थी कि वो 1935 की व्यवस्था को अपनाए या कुछ एक नई व्यवस्था को अपनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, कई संविधानों का अध्ययन किया और ये पाया कि जो शक्ति है, हम भारत में मूलतः जो शक्ति है, चूँकि भारत अमेरिका की तरह संघात्मक तो होगा, लेकिन उसमें राज्यों का अपना एक अलग अस्तित्व भी होगा, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियां होगी और एकात्मक विशेषता लिए हुए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एकात्मक विशेषता लिए हुए एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना हम करेंगे, जहाँ पर विशेष परिस्थितियों में भारत का स्वरूप संघीय व्यवस्था से एकात्मक हो जाएगा। क्योंकि
संघीय व्यवस्था के गुण तो है, सामान्य परिस्थितियों में हमारे यहाँ केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करती है, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करती है, और विशेष परिस्थितियों में ये पूरा स्वरूप एकात्मक हो जाता है, जिसमें यह केंद्र सरकार जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। वो पूरा संघात्मक शासन तंत्र हमें एकात्मक जान पड़ता है। तो भारत में एक विशेष व्यवस्था अपनाई गई जिसमें राज्यों की राज्य सूची है जिसमें राज्य अपना कार्य करते हैं, केंद्र सूची है जिसमें केंद्र अपना कार्य करते हैं, और समवर्ती सूची है जिसमें राज्य और दोनों अपना अपना काम करते हैं। लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? केंद्र सरकार को दी गई, अर्थात केंद्र क्या हुआ? शक्तिशाली हुआ। फिर भारत में एक ही नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये भी भारत की एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। फिर इन सब विशेषताओं के साथ भारत में जो कनाडा की शासन व्यवस्था की विशेषताओं के साथ जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई वो शब्द उभरा। लेकिन जब संविधान के इंग्लिश में मूलतः संविधान लिखा गया था, उसके अनुवाद की बात हुई, तो अनुवादक मंडल के सामने ये चुनौती उभरी कि संविधान में उपयोग किए गए हैं यूनियन शब्द के लिए हम हिंदी में क्या शब्द लिखे, तो उन्होंने संघ का प्रयोग किया, जबकि संघ शब्द के लिए अंग्रेजी में जो मूलतः शब्द है वो है फेडरल। तो भारत का जो पूरा शासन व्यवस्था का स्वरूप था वो यूनियन था। यूनियन मतलब एक विशेष व्यवस्था जिसमें एकात्मक विशेषता लिए हुए संघीय शासन प्रणाली थी, है ना। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, पूरी तरह संघात्मक व्यवस्था हमें अपनानी पड़ती है, जिसमें राज्यों का अपना अस्तित्व होता, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती, केंद्र सरकार का अपना अस्तित्व होता, अमेरिका जैसी व्यवस्था। लेकिन हमने कनाडा जैसी अपनाई जिसमें केंद्र शक्तिशाली है, अर्थात एकात्मकता की विशेषता लिए हुए संघीय व्यवस्था, जिसमें राज्यों का अपना अस्तित्व है, राज्य अपने क्षेत्र में कार्य भी करते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये पूरी शासन व्यवस्था क्या हो जाती है? एकात्मक हो जाती है। हमने अंग्रेजी में इसके लिए यूनियन शब्द उपयुक्त प्रयोग किया, लेकिन हिंदी में इसके लिए संघ शब्द का प्रयोग कर लिया दोनों शब्दों के लिए, जिससे कई बार ये द्वंद्व उत्पन्न होता है कि वास्तव में भारत है क्या, क्योंकि हिंदी वर्जन में समस्या है। अंग्रेजी में हम समझ सकते हैं कि भारत की एक विशेष व्यवस्था है, लेकिन हिंदी के एक ही शब्द से दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द का अनुवाद करने से समस्या उभरती है। तो इस तरह हमने संघ का और यूनियन का अंतर पूरा समझा, फेडरल और यूनियन का। और भारत में जो हिंदी में जो संघ शब्द का प्रयोग किया गया है वो पूरी तरीके से इस व्यवस्था को नहीं समझाता है। 1857 की क्रांति और ये महारानी का हमने पूरा समझा, ब्रिटिश प्रोविंस का भी हमने देखा। दोस्तों, भारत में जो शासन व्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है उसके लिए एक विद्वान है केसी बियर ने इसे अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहा है। क्या कहा है? अर्धसंघात्मक अर्थात न तो ये व्यवस्था पूरी तरह संघात्मक है, और चूंकि इसमें कुछ एकात्मकता की विशेषता है इसलिए उसे उन्होंने अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था कहा कि भारत में जो है अर्धसंघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, क्वासी फेडरलिज्म, है ना। और अच्छे तौर पर अगर हम सही तौर पर भारत की शासन व्यवस्था की व्याख्या करें तो हम कहेंगे कि एकात्मकता की विशेषता लिए हुए, अंततः हम क्या कहेंगे, भारत में कौन सी व्यवस्था है, तो एकात्मकता की विशेषता लिए हुए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत का अपना एक विशेष मॉडल है। अमेरिका को आज़ादी 1776 में मिली और भारत को आज़ादी 1947 में मिली। भारत का भौगोलिक संरचना, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कृति, भारत की आवश्यकताएं, भारत की महत्वाकांक्षाएं अलग है, भारत का इतिहास अलग है, अमेरिका का इतिहास अलग है। तो हमने अपनी व्यवस्था बनाई। चूँकि अमेरिका में संघीय व्यवस्था शुरुआत में ही उभर चुकी थी, इसलिए कहीं ना कहीं उसी को संघीय व्यवस्था का आदर्श रूप मान लिया गया। लेकिन हमारी अपनी एक विशेषता है जो भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप रहा, उन सब से हमने विशेषता लेते हुए एक नई व्यवस्था को अपनाया। अंततः हम ये कहेंगे कि भारत में जो आप भारत माता का फोटो देखते हैं, भारत को एक माता के रूप में दिखाया जाता है, भारत माता का चरित्र।
तो भारत माता का क्या एक प्रतीकात्मक अर्थ है कि ये एक शरीर है और उस शरीर से कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से, मतलब शरीर से जिस प्रकार कोई भी अंग अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से आप भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। और अमेरिका क्या है, खिचड़ी की तरह है, उस दाने को आप अलग कर सकते हो, लेकिन शरीर से कोई भी अंग अपनी स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकता। और ना ही इस शरीर का पूरा जो मूर्त रूप है वो किसी राज्य के अलग होने से बन पाएगा। इसलिए भारत में एक जैविक संरचना के रूप में भारत के संघीय तंत्र की अपनाया गया है। और यहाँ पर पारस्परिक सहयोग, अमेरिका में जो है पारस्परिक सहमति के आधार पर संघ का निर्माण हुआ है। भारत में पारस्परिक सहमति नहीं है। हमने अपनी इच्छा, अपने शासन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए राज्यों का निर्माण किया है, न कि राज्यों की सहमति से एक संघ बनाए। फिर दूसरी बात है कि अमेरिका में राज्य जो है अलग हो सकते हैं, भारत में उनको ये शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार किसी भी राज्य के स्वरूप, उसके आकार, उसके नाम में परिवर्तन करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। आपको एक 1991 में जो यूएसएसआर का विघटन हुआ था, वहाँ पर भी यह भी एक कुछ राज्यों का एक समूह था और उसके बाद कई राज्य इससे अलग हो गए। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, जिसकी जो विरासत आज जो अपने साथ रखे हुए वो है रूस। तो इस तरीके से ये सहमति के आधार पर संघ के कुछ उदाहरण हैं जो यूएसए और यूएसएसआर में पहले हमें देखने को मिले। भारत का अपना एक संघीय रूप है जो राज्यों को एक जैविक इकाई के रूप में, जैविक इकाई के एक अंग के रूप में देखता है और उस जैविक इकाई के अंग का रूप होने के कारण आप उससे अलग नहीं हो सकते। आपकी स्वतंत्र सत्ता है, आप अपना कार्य करें, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हमारा देश एकात्मक स्वरूप प्राप्त कर लेता है, अर्थात केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है। चाहे अनुच्छेद 352 हो, 56 हो, 60 हो या अनुच्छेद 3 हो, ये सब संविधान के एकात्मकता को दिखाते हैं जहाँ पर केंद्र अधिक शक्तिशाली है। इस तरीके से हमने समझा कि फेडरल और यूनियन में क्या अंतर है और भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर हम हिंदी में अनुवाद की बात करें तो संघ की जगह यहाँ पर फेडरल के लिए संघ और यूनियन के लिए हम समुच्चय शब्द का उपयोग या तो करें तो बेहतर होगा। संसद को इसमें आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए कि हिंदी में यूनियन शब्द के लिए एक पृथक शब्द का उपयोग किया जाए, ताकि संविधान के पठन पाठन को लेकर और उसकी जो अवधारणात्मक समझ है उसमें कन्फ्यूज़न न पैदा हो और सही तरीके से हम समझ सकें कि भारत संघ नहीं है, वो यूनियन है और यूनियन के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया जाए। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि ये आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। लाइक करें।